हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में ओशनियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोरल रीफ लाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने ओशनियोग्राफी स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर के पहले एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, जिसे मैंने ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में समझाया, जिसके अंतर्गत मैंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन, इन सभी टॉपिक्स के कवर किए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे भी कवर करते चलें, क्योंकि वो फर्स्ट टॉपिक ही था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोरल रीफ। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम का चैनल यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि वह उन व्यक्तियों तक पहुँचे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओशनोग्राफी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंतर्गत 6 टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। ये 6 टॉपिक्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ओशनोग्राफी में ऐसा कोई भी टॉपिक या फिर ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं रहेगा जो छूटेगा आपसे। ठीक है, ओशन बॉटम रिलीफ मैंने कंप्लीट कर चुका है पिछले वीडियो लेक्चर में। दूसरे में मैंने ओशन करंट पढ़ाऊंगा आपको मैं। नेक्स्ट में ओशन टाइड्स, देन सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, देन टेम्परेचर ऑफ ओशंस, आफ्टर दैट कोरल रीफ। ठीक है, तो कोरल रीफ को मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। इस वीडियो लेक्चर कवर होने के बाद ओशनोग्राफी के 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके होंगे। ठीक है, कोरल रीफ बेसिकली ओशन के नीचे, महासागर के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो बहुत से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, वो इस्टेब्लिश होते हैं। बहुत सी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हम देख तो नहीं सकते हैं, बट फ्रॉम माइक्रोस्कोप वी कैन सर्च ऑल ऑफ देम। ओके, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा फौनाज हैं, उनको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोरल रीफ के अंतर्गत ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कोरल रीफ है। ठीक है ना, कलरफुल रहती हैं, क्यों रहती हैं, कैसे रहती हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, सब मैं बताऊंगा आपको। उसको समझने से पहले सबसे पहले हम आइलैंड समझते हैं कि आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड्स बेसिकली जो चारों ओर पानी से घिरा हो, एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड्स बेसिकली होते तो बहुत टाइप्स के हैं, बट हम मुख्यतः 4 प्रकार से इनको पढ़ते हैं। पहला है वॉल्केनिक आइलैंड, दूसरा है कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, तीसरा है कोरल आइलैंड, चौथा है सैंड बार आइलैंड। अब ये आइलैंड्स मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वॉल्केनिक पढ़ा चुका हूँ, कॉन्टिनेंटल आइलैंड पढ़ा चुका हूँ। कोरल और सैंड बार नए हैं तो बताता हूँ। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम सब जानते हैं कि प्लेट्स होती हैं, ओशन प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट्स होती हैं। ठीक है ना, तो वॉल्केनिक आइलैंड अगर फॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो ओशन प्लेट होगी और जो दूसरी प्लेट भी होगी वो भी ओशन प्लेट्स होगी। ये दोनों जब एक दूसरे से टकराती हैं, इसके टकराने से जो बड़ी प्लेट है वो सबडक्ट होती है और उसके सबडक्शन से वॉल्केनिक इरप्शन होता है और वॉल्केनिक इरप्शन से वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के बारे में बताऊं तो कोई भी कॉन्टिनेंट का बड़ा भूभाग अगर वो कट के सेपरेट हो जाए तो ये जो पोर्शन बचता है, कटा हुआ पोर्शन, वो कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहलाता है। जैसे कि आज की डेट में आप श्रीलंका को देखिए, आज की डेट में आप मेडागास्कर को देखिए। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल आइलैंड के ही पार्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो भी एक प्रकार से कॉन्टिनेंटल आइलैंड ही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड बनते कैसे हैं। बेसिकली क्या होता है, जब बड़ा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, हम सब जानते हैं कि सुपर पैंजिया हुआ करता था जो सुपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उससे ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई और अलग अलग सेक्शंस में कॉन्टिनेंट बट के विभिन्न डायरेक्शंस में चले गए। ठीक है, तो ऐसे ही सेम कोई एक बड़ा लैंड मास ड्रिफ्ट होके अब ये लोग अलग कैसे हो जाते हैं, दो डिफरेंट पोर्शन बट कैसे जाते हैं, तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्टिनेंटल, जो कोई बीच में पोर्शन आता होगा जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता होगा, बहुत कम दूरी में वाटर मिलता होगा वहां पे, मतलब एक उभरा हुआ भाग रहता होगा, उभरी हुई जमीन जिसको बोलते हैं, उससे ड्रिफ्ट करके जो कॉन्टिनेंट्स है वो सेपरेट होते होंगे। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि सब्सिडेंस
सब्सिडेंस से भी क्या होता है, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, सेपरेट होते हैं। सब्सिडेंस का मतलब आप समझते हैं कि पहला भूभाग जो है वो जो अर्थ का क्रस्ट है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से वो नीचे धंस जाता होगा, सब्सिडाइज हो जाता होगा, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाते होंगे। एक रीज़न ये दिया जाता है। तो ये दो रीज़न है जैसे सेपरेशन ऑफ कॉन्टिनेंट के, ठीक है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड वैसे तो बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत इंडिविजुअल आइलैंड आते हैं। इसी के अंतर्गत आर्कीपेलगो जो मैंने आपको बताया है कि जैसे इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, ये सब एक आर्कीपेलगो आइलैंड है, मतलब बहुत सी आइलैंड्स के पार्ट, हर समझ रहे हैं बात को, तो ये आर्कीपेलगो इसी के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है आइलैंड आर्क। आइलैंड आर्क जैसे मान लीजिए ये कोई वॉल्केनो से यहाँ हॉट स्पॉट एक्टिव है, कोई लैंड मास गया तो यहाँ वो बन गया, फिर नेक्स्ट दूसरा कॉन्टिनेंट यहाँ से शिफ्ट हुआ तो वहाँ से भी प्लेट्यूज बन गए, फिर हुआ तो समझ रहे बात को, तो वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होने के चलते वहाँ पे लैंड मास क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू एक्टिव हॉट स्पॉट बीनीथ द ओशन। ओके, तो ये आइलैंड आर्क का जो सिस्टम है वो भी कॉन्टिनेंटल आइलैंड के अंतर्गत ही आता है, ये समझेंगे आप। तीसरा मैं बात करूं कोरल आइलैंड के बारे में, तो कोरल आइलैंड्स वो होते हैं, मान लीजिए कि कोई लैंड मास है, इसके चारों ओर कोरल रीफ क्रिएट हो गई, ठीक है। इस कोरल रीफ के क्रिएट होने के बाद इसमें क्या हुआ कि जो ये लैंड वाला पोर्शन था ये सी के राइज होने की वजह से ये नीचे डूब गया। अब सिर्फ क्या बचा यहाँ पे बची सिर्फ रीफ, कोरल रीफ, और यहीं पे कोरल रीफ की वजह से ये उभरा हुआ पोर्शन यहाँ बन गया, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, कोरल आइलैंड कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ है सैंड बार आइलैंड। सैंड बार बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई लैंड मास है कॉन्टिनेंट का, यहाँ बहुत सी रेत हैं, सैंड्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, ये विंड इरोजन की वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट हो दी गई, इतनी डिपॉजिट हो गई कि ये बीच टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और कहीं ना कहीं लैंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो इस पोर्शन को हम बोल दिए सैंड बार आइलैंड्स, ठीक है। इसके चारों ओर महासागर है, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि वॉल्केनिक आइलैंड्स के एग्जाम्पल क्या है। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स के एग्जाम्पल हमको मिलेगा ये जापान इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। हम सब जानते हैं ओशन कोलोजन की वजह से जापान का जो लैंड मास है वो बना है, ठीक उसी प्रकार से फिलीपाइंस, और जितने भी ये लैंड मास होंगे ना वहाँ पे वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो जरूर मिलेंगे। कुरली आइलैंड जो है वो नॉर्दर्न जापान और रशिया के बीच का आइलैंड है। एल्यूशन आइलैंड ये जो है ये अलास्का, जो आज की डेट में अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। ये सब वॉल्केनिक आइलैंड है। अब कॉन्टिनेंट आइलैंड में आते हैं तो श्रीलंका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड। और मैं आपको बता दूं जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड होता है वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेट्स होती हैं, जो चैनल्स होती हैं, डीप चैनल्स, उनकी वजह से भी सेपरेट होता है। अब मैं बताऊं श्रीलंका की बात, तो श्रीलंका में पाक स्ट्रेट है, इसकी वजह से वो अलग हुआ। मेडागास्कर की बात करूं तो मोजाम्बिक चैनल है, उसकी वजह से अलग हुआ, ठीक है। अगर मैं तस्मानिया की बात करूं जो न्यूजीलैंड के पास है, वो बास स्ट्रेट की वजह से अलग हुआ, इसकी वजह से बास स्ट्रेट की वजह से अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेट्स होती हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं किन्हीं दो कॉन्टिनेंट को अलग करने में, ठीक है। वैनकूवर जो है वो कनाडा में है, याद रखेंगे, कॉन्टिनेंटल आइलैंड का एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार से बैफिन आइलैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरल आइलैंड्स कौन कौन से हैं, जहाँ कोरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, जहाँ मिलते हैं, वो हैं लक्षद्वीप हमारे भारत में, देन मालदीव्स का जो बेसिकली कोरल है वो एटॉल कहलाता है, ठीक है ना। एटॉल सेक्शन में उनको गिना जाता है क्योंकि वो सर्कुलर शेप में है, ठीक है। मॉरिशस हो गया और बहामा हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सैंड आइलैंड्स की बात करें तो सैंड आइलैंड्स आपको बेसिकली लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, ईस्टर्न यूएसए में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो सैंड बार आइलैंड भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अब कोरल रीफ के बारे में समझते हैं कि कोरल रीफ्स का क्या महत्व है। बोला जाता है कि जहां भी कोरल रीफ्स होती हैं वो बेसिकली एक इंडिकेशन है कि जो मरीन इकोलॉजी है, जो मरीन इन्वायरमेंट है वहाँ आसपास का, वो बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन में है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोरल रीफ है। दूसरी चीज, वहाँ का जो फूड चेन है, प्राइमरी फूड चेन, वो कहीं ना कहीं पूरी मात्रा में है, वहाँ प्राइमरी फूड चेन की कोई कमी नहीं है। थर्ड वन, सोर्सेज ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगर कोरल रीफ है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अपने आप इन्हेंस होगी, बढ़ेगी,
ठीक है। हम सब जानते हैं कि कोरल रीफ्स कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एक फूडिंग पार्टिकल या फूडिंग एलिमेंट्स की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरल रीफ्स। कोरल का मतलब क्या है, ठीक है। कोरल बेसिकली अगर पूछे कि कोरल्स क्या है तो वो एक टीनी फ्लैशी सी एनिमोन्स पॉलिप्स हैं। अब एनिमोन्स पॉलिप्स क्या होते हैं, जैसे हमारे लैंड पर फ्लावर्स होते हैं उसी प्रकार से मेरीन में अगर फ्लावर की बात करें तो उनको एनिमोन्स बोलते हैं, एनिमोन्स पॉलिप्स, ठीक है। ये बेसिकली कोरल्स क्या करते हैं कि कैल्शियम कैल्शियम हम जानते हैं एलिमेंट होता है, कैल्शियम को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और इसका यूज वो कहाँ करते हैं, स्केलेटन को बनाने में, ठीक है ना। स्केलेटन को बनाने में कैल्शियम का यूज करते हैं। कैल्शियम पाते कहाँ से हैं, सी वाटर से, ठीक है, कौन, कोरल्स। आफ्टर दैट ये क्या करते रहते हैं कि एक बार स्केलेटन फॉर्म किए, फिर वो स्केलेटन जब डेड हो जाता है उसी के ऊपर फिर से वो कैल्शियम को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं और एक स्केलेटन फिर क्रिएट करते हैं। ऐसा ही वो रैंडम सीक्वेंस ऑर्डर पे करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका एरिया भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं कोरल आइलैंड को फॉर्मेशन का ये एक बेसिक या फिर एक इनिशियल स्टेज है, ठीक है। कोरल रीफ्स बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जब ये स्केलेटन फॉर्म हो जाता है तो इसके अंदर एक प्लांट ऑर्गेनिज्म या प्लांट सेल बोल सकते हैं, जूपेंथिलिया, जूजेंथली, ठीक है ना। जूजेंथली आके यहाँ स्टोर होता है। वो बेसिकली क्या करता है, इस कोरल रीफ में आके स्टोर होता है जिससे इसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है ना। किसी प्रकार का हार्म इसको नहीं होता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और ये कोरल रीफ में आके शांति से डिपॉजिट हो जाता है। अब ये क्या करता है जूजेंथेलाई, ये इसको जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मिलती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से होती है, जिसकी वजह से ये फूड स्टोर करता है और यही फूड वो उस स्केलेटन को भी देता है। तो कहीं ना कहीं उस स्केलेटन को जूजेंथेलाई की ज़रूरत हो जाती है और जूजेंथेलाई को स्केलेटन की ज़रूरत हो जाती है फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं। इट मीन्स दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों ही अगर एक दूसरे से अलग हुए तो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा फेनोमेनन बनता है और कोरल रीफ का फॉर्मेशन इसी एक थ्योरी पर पूरा क्रिएट होता है, ठीक है। बात करते हैं कि जो कोरल है उसकी ग्रोथ करने की कंडीशन क्या होती है। कोरल सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से 50 मीटर डीप बस हो सकता है, 50 मीटर डीप में ही ये जो कोरल्स हैं वो सस्टेन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक फोटिक जोन होता है, यहाँ सनलाइट इजीली मिलती है उनको, इससे नीचे सनलाइट उनको नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो 50 मीटर डीप में ही सस्टेन कर सकते हैं, उससे ऊपर भी बट उससे नीचे नहीं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन में ये ज़्यादा सस्टेन करते हैं, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस इनकी रेंज होती है, इस टेम्परेचर पे ये सस्टेन करते हैं। और बोला जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर गया तो ये ख़त्म होने लगते हैं, और उधर 27 से ऊपर गया तो ख़त्म होने लगते हैं। इट मीन्स इसको रेंज 20 से 27 का ही चाहिए, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, ठीक है। वार्म ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड लो लैटिट्यूड वाटर्स, वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। आफ्टर दैट सैलिनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। सैलिनिटी मतलब खारापन, 33 पार्ट्स पर 1000, 33 ppt, इतना सैलिनिटी का उनको वाटर चाहिए। अगर लेस सलाइन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये कभी रिवर के माउथ में फॉर्म नहीं हो सकते। हम सभी जानते हैं रिवर का माउथ जहाँ होगा वहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा आएगा, फ्रेश वाटर की वजह से जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होगी उस एरिया की, जिसकी वजह से कोरल ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से कभी भी वो रिवर के माउथ पर कोरल्स नहीं बनते हैं। नो टर्ब्यूलेंट वाटर, ठीक है, कि किसी भी स्थिर पानी पर जो कोरल्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट, नीड सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर, जो वाटर है वो सर्कुलेट होते रहना चाहिए, फ्लो होते रहना चाहिए, जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और जो कोरल्स हैं वो सस्टेन करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर शुड बी स्लैटिस एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स, वाटर
सेलाइन होना चाहिए और सेडिमेंट से फ्री होना चाहिए, सेडिमेंट्स उसमें नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोरल्स होता है, कोरल्स में जो जूजेंथेलाई है, अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देगा और जो कोरल्स हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोरल नष्ट होने लग जाते हैं तो उसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हेन कोरल्स आर इन स्ट्रेस दे एक्सपेल जूजेंथेलाई, दैट्स व्हाई कोरल सीम्स व्हाइट। अगर जो कोरल्स हैं वो स्ट्रेस फील करेंगे, स्ट्रेस फील कब करेंगे? जब उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिले, जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिले, जब पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जब टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे फैक्टर जो उसके लिए अनुकूलित नहीं है, अगर ये सिचुएशंस क्रिएट होंगी तो कोरल्स स्ट्रेस फील करेंगे और कोरल की एक्सपेल कर देंगे जूजेंथेलाई को, और जूजेंथेलाई को एक्सपेल कर देंगे तो जूजेंथेलाई भी खत्म और कोरल्स भी खत्म। कोरल्स बेसिकली सिर्फ कितना बचेगा? जो स्केलेटन है वही बचेगा और वो पूरा वाइट दिखेगा। ठीक है, जूजेंथेलाई जब तक रहता है तो वो कलरफुल रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोरल ब्लीचिंग अल्टीमेटली विदाउट फूड कोरल डाई, है ना। जैसे ही कोरल ब्लीचिंग होती है तो फूड जो कोरल होता है वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, क्योंकि जूजेंथेलाई ही तो खाना दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो पहला कारण तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ओशन वाटर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कोरल रीफ का जो रेंज है 27 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर हो गया तो कोरल अपने आप क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ओजोन डेप्लेशन। ओजोन डेप्लेशन की वजह से क्या होता है, जब ओजोन डेप्लेट हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पर आती हैं, ओशन सरफेस पर आती हैं और कहीं ना कहीं वो कोरल को नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, जिससे कोरल सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण है ओशन एसिडिफिकेशन। हम सब जानते हैं कि ओशन के अंदर प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है, और ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से जो कोरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम के बारे में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि लैंड से क्या फर्टिलाइजर्स आते हैं। फर्टिलाइजर्स हम क्रॉप्स में फर्टिलाइजर डालते हैं तो नदियों के सहारे फर्टिलाइजर ओशन में आ जाते हैं। ओशन में आ जाते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो कोरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज सेडिमेंटेशन फ्रॉम रिवर। मैंने जैसे आपको बताया जो सेडिमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरल की ग्रोथ को उनको ब्लॉक करने का काम करती है, तो सेडिमेंट भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कोरल्स पर। नेक्स्ट मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन में सबसे बड़ा सोर्स है ऑयल स्पिलेज का। हम सब जानते हैं एक्सीडेंट जब होती हैं, शिप्स वेसल्स पलट जाती हैं तो उसकी वजह से जो ऑयल्स हैं वो क्या होता है? निकलने लगता है बाहर। उस ऑयल स्पिलेज की वजह से पूरा का पूरा जो एरिया है वो ऑयल की वजह से भर जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो ईजिली नहीं आ पाती फोटिक जोन में। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो सभी डेड हो जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है बायोडाइवर्सिटी को ओशन के अंदर। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और कोरल्स डिजीज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्मेशन है कोरल रीफ का वो कैसे हुआ। हम कोरल रीफ के फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला स्टेज फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ, तीसरा एटॉल। ये स्टेज है, पहले फ्रिंजिंग रीफ ही फॉर्म होगा, फिर बैरियर आएगा, फिर देन एटॉल आएगा। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, और ये याद रखेंगे जो कोरल रीफ होता है वो कॉन्टिनेंट में भी फॉर्म हो सकता है और आइलैंड में भी फॉर्म हो सकता है। कॉन्टिनेंट के पोर्शन में भी एंड आइलैंड के पोर्शन में भी, नॉट अ इशू। बस उसकी जो फुलफिल्ड रिक्वायरमेंट है वो बस होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छी पिक्चर लगाई है आपके लिए जिसमें मैंने दिखाया है कि ये आइलैंड है। आइलैंड में बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन है, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होगी, अगर वो पूरी जैसे टेम्परेचर हो गया वो सस्टेन कर रही है, सैलिनिटी है वो सस्टेन कर रही है, तो उसकी जितनी भी कंडीशन है रीफ की क्रिएट होने की, अगर वो सभी वहाँ पे हैं तो वहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ क्रिएट होगा अपने आप।
ठीक है। उसमें फिर पॉलिप्स क्या करेंगे, सब स्केलेटन्स को बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, आफ्टर दैट जूजेंथेलाई आएगा और उसमें स्टोर होगा, देन कोरल रीफ आर स्प्रेडिंग ग्रेजुअली। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो फ्रिंजिंग रीफ होता है वो इसके बाउंड्री में बनने लगते हैं। तो जब कॉन्टिनेंट की बाउंड्री में कोरल रीफ फॉर्म होते हैं तो उस स्टेज को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, सबसिडेंस होगा। सबसिडेंस का मतलब ये होता है कि हमारे अर्थ के नीचे अर्थ क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सभी फेनोमेनन देखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टिनेंट है उसका जो पोर्शन है वो नीचे धंस जाएगा। धंसने की वजह से क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए लैंड है, अब यहाँ पे रीफ क्रिएट थी, अब आधा पोर्शन जैसे ये पोर्शन नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार का स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा और पानी फिल हो जाएगा। इसको, उस पानी को, एनक्लोज्ड वाटर को बोल देंगे लैगून, ठीक है, याद रखेंगे लैगून। और इसके चारों ओर जो कोरल फॉर्म हुआ उसको बोल देंगे बैरियर रीफ, जैसे इसमें हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो कॉन्टिनेंट है ये भी नीचे जाके सब्सिडाइज हो जाएगा, प्लस जो सी का राइजिंग का लेवल है, ठीक है ना, ये अगर बढ़ता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग तो ये क्या होता है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ये क्या कर लेता है, अंदर संभालेगा, है ना, क्योंकि उसका सी लेवल उसका राइज हो चुका है। बट जो रीफ होती हैं ये क्या करती हैं, ग्रेजुअली अपने आप को ऊपर करती हैं। क्यों, क्योंकि इनको फटिक जोन में रहना है और इनको जीवित रहने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, इस वजह से ये ग्रेजुअली इंक्रीज या ऊपर आती हैं जैसे जैसे कॉन्टिनेंट नीचे जाता है। तो जब ये कंडीशन होगी तो एटॉल फॉर्म होगा, सर्कुलर शेप में जो रीफ क्रिएट होगी उसको बोल देंगे एटॉल, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ में बेसिकली क्या है कि कोरल रीफ्स डेवलप्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ एन आइलैंड या कॉन्टिनेंट, किसी भी लैंड फॉर्म में कोरल रीफ जो बनती है तो वो क्या कहलाएगी, फ्रिंजिंग रीफ कहलाएगी। अब जरूरी तो नहीं है कि सभी एकदम सटके ही, किसी रीजन में क्या होता है कि थोड़ा सा सिस्टम में लैगून फॉर्म हो जाता है, तो फ्रिंजिंग रीफ में भी कहीं ना कहीं लैगून फॉर्म हो सकता है, गैप क्रिएट हो सकते हैं। बट प्योरली गैप क्रिएट हो जाए तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, बैरियर रीफ कहलाएगा, ठीक है। ये पिक्चर मैंने आपके लिए लगाई है, ये देखिए ये लैंड है, इससे सट के फ्रिंजिंग रीफ बना है, आफ्टर दैट सी की बॉडी स्टार्ट है, ठीक है। तो आप समझेंगे। अब फ्रिंजिंग रीफ कोरलाइन प्लेटफॉर्म लाइंग क्लोज टू द शोर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द मेनलैंड, जो मेनलैंड है उसको क्या एक्सटेंड करने का काम क्या कौन कर रहा है, फ्रिंजिंग रीफ करता है, ठीक है। वो एक प्रकार का उसको प्लेटफॉर्म मिलता है और वो मेनलैंड को एक्सटेंड करने का काम करता है, जो उभरा हुआ रीजन है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर रीफ की। तो बैरियर रीफ में क्या है बेसिकली कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, जो भी, जैसे ये लैंड मास है तो इसके चारों ओर होगा लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होगा, कहीं भी गैप नहीं होगा। बट बैरियर रीफ में क्या ऐसा नहीं है, बैरियर रीफ कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ब्रोकन पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। जो लैगून्स बनते हैं, लैगून मैंने आपको बताया कि ये जो मेन लैंड है और ये जो बन रहा है क्या, रीफ, तो ये जो पोर्शन बचा यहाँ भर गया पानी, तो इसी पानी को एनक्लोज्ड वाटर को बोल देते हैं लैगून। तो इसमें ये बताया है कि लैगून कैन कनेक्ट टू ओपन ओशन। जाहिर सी बात है कि ये लैंड है और ये क्या है, ये बैरियर रीफ। अब यहाँ बेसिकली क्या होता है कि बैरियर रीफ ब्रोकन पार्ट्स में रहते हैं, तो ये दोनों क्या है, वह दोनों वाटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सटेंसिव, इट मीन्स वो आउटर चीज़ों से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और एक्सटेंसिव है, ठीक है। इफ़ दे आर पैरेलल टू कोस्ट बैरियर रीफ, ठीक है, अगर वो कोस्ट के पैरेलल फॉर्म हो रहा है तो वही क्या कहलाता है, बैरियर रीफ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बेसिकली ये जो बैरियर रीफ है वो क्रिएट हुआ है और वहाँ लगभग इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा लेंथ है बैरियर रीफ की वो है, ठीक है। और 150 किलोमीटर वाइड है, ये याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और कितने फीट गहरा है, तो 200 फीट गहरा है, 200 फीट, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लेंगे। तो द बैरियर रीफ हैव्स नैरो गैप्स एट सेवरल प्लेसेस एट
टू अलाउ द वाटर फ्रॉम द एनक्लोज्ड लैगून टू रिटर्न द ओपन ओशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेन ओशन मान लीजिए ये है और ये लैगून का एनक्लोज्ड वाटर है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द नैरो गैप। ठीक है, याद रखेंगे। अब एटॉल्स की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि जब मेन जो लैंड मास है वो सी लेवल के राइज होने की वजह से नीचे सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब जाता है, तो सिर्फ बचती है रीफ, और इसी रीफ को क्या बोल देते हैं, अटॉल। अटॉल बेसिकली एक बैरियर रीफ ही होती है, बट अगर वो कॉन्टिनेंट ही डूब गया तो वो अटॉल कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें वही लिखा है, द हिल इज सबमर्ज्ड, ओनली नैरो ऑफ कोरल इज विजिबल। ओके, अटॉल्स आर सिमिलर टू द बैरियर रीफ एक्सेप्ट दैट दे आर सर्कुलर इन शेप, जैसे मैंने कि आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि ये जो कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ फॉर्म कैसे हुई और इसकी क्या थ्योरी है इसके पीछे की। तो बहुत सी थ्योरीज, बहुत सी ओशनोग्राफी साइंटिस्ट ने दी है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की बात करूं तो डार्विन्स थ्योरी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है। तो उसके बाद डेलीज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी को समझते हैं। डार्विन्स थ्योरी बेसिकली आई थी 1842 में। ठीक है, इस थ्योरी को बोलते हैं सबसिडेंस थ्योरी। कौन सी थ्योरी, सबसिडेंस थ्योरी। बेसिकली जो ये तीन पार्ट हम पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं डार्विन थ्योरी की ही देन है। फ्रिंजिंग रीफ, वो उनका सीधा कहना था कि अगर ये कोई लैंड मास है और इसके अगल बगल क्या क्रिएट हो जाती हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या क्रिएट हो गई, फ्रिंजिंग रीफ क्रिएट हो गई, और ये हो गया वाटर। तो ये तो क्या हो गया, फ्रिंजिंग रीफ। अब इसके बाद सबसिडेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंस होने की वजह से डाउन रैपिंग हुई है। डाउन रैपिंग की वजह से क्या हुआ है कि कुछ पोर्शन इसका, यहाँ का पोर्शन नीचे चला गया, इसका भी पोर्शन नीचे चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि कुछ पोर्शन ऐसे क्रिएट हो गए ये, फिर देन यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया है ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ, और यहाँ भी स्पेस क्रिएट हो गया ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ। अब यहाँ भी पानी क्या हो गया है, फिल हो गया है। अर्थ का जो सिस्टम है, जो क्रस्ट है, वो नीचे सब्सिडाइज्ड हो गया है और यहाँ पे पानी भर गया। तो अब इसको क्या बोलने लग गए अपन, बैरियर रीफ बोलने लग गए। और कुछ वक्त बाद क्या हुआ है कि डाउन रैपिंग हुई, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ये पूरा लैंड मास था ये नीचे चला गया, और यहाँ पे पूरी तरह से रीफ क्या हो गई, बन गई। अब यहाँ पे वाटर क्रिएट हो गया, यहाँ पे वाटर आ गया, लैगून बन गया, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये एटॉल कहलाने लग गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई वो डार्विन्स ने ही बताई थी कि ऐसे सबसिडेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये तीनों स्टेज क्रिएट हुई हैं। वहीं अगर हम दूसरी थ्योरी डेलीज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी के बारे में पढ़ें तो इन जनाब ने ये थ्योरी दी थी 1910 में। ठीक है ना, आफ्टर डार्विन थ्योरी इन्होंने थ्योरी प्रपोज की। इनका मत थोड़ा अलग था, बट लास्ट में जाके दोनों एक दूसरे की थ्योरी मिल जाती हैं। ठीक है, इनका बेसिकली कहने का मतलब यह था कि मान लीजिए ये कोई क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, अब कोरल रीफ तो प्रोड्यूस होंगी, कोरल रीफ प्रोड्यूस होंगी। अब क्या हुआ होगा कि ग्लेशिएशन की वजह से, ग्लेशिएशन के हमको सबको पता है कि दो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो ग्लेशियर मेल्ट हुई, उससे वाटर लेवल इंक्रीज हुआ। ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, ओशन का भी वाटर लेवल इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले जो वाटर नीचे था वो धीरे धीरे ऊपर आया। ऊपर आने की वजह से रीफ्स को क्या कर दिया, वो ऊपर कवर कर लिया। लेकिन रीफ्स ने भी उतनी ही स्पीड में ऊपर आया, बिकॉज उनको सस्टेन करना है, उनको फटीग जोन में रहना है। ठीक है, इस वजह से वो भी ऊपर आए। तो आइस एज का कारण इन्होंने बताया। अब आइस एज के कारण की वजह से इन्होंने बताया कि जब वाटर लेवल इंक्रीज हुआ तो लैगून भी उसी स्पीड से इंक्रीज हुए और कहीं ना कहीं फ्रिंजिंग रीफ बना, देन आपका बैरियर रीफ बना, आफ्टर दैट एटॉल क्रिएट हुए। तो उनका रीजन सेम था, बट उन्होंने अर्थ क्रस्ट के डिस्टर्बेंस को बेस नहीं बनाया, उन्होंने ग्लेशिएशन को बेस्ड बनाया। वहीं डार्विन्स ने जो अर्थ क्रस्ट है उसको बेस बनाया और सबसिडेंस की थ्योरी जो है उसको ऊपर रखी। ठीक है, तो ये समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कोरल रीफ पे। डेंजरस फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मरीन डाइवर्सिटी इज द वेल्थ ऑफ द अर्थ
एंड थर्ड हार्मफुल टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, मरीन यानी कि 70% हमारे पूरे अर्थ में ओशन है। अगर इस ओशन में पॉल्यूशन क्रिएट होने लगेगा तो कहीं ना कहीं जो अर्थ का लैंड मास है वो भी पॉल्यूट होगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो मरीन पॉल्यूशन एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसको देखने के लिए हमको कैसे कैसे पॉल्यूशन मरीन में होते हैं, ओशन में होते हैं, सी में होते हैं, वो समझना होगा और उनको क्योर करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मरीन पॉल्यूशन को मैं बताऊं तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण मरीन पॉल्यूशन फैलते हैं। पहला है ऑयल स्पिलेज। डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स में जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ऑयल्स क्या होता है, सेक्रेट होता है वेसल्स के अंदर से और पूरे ओशंस में वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सस्टेन कर रहे थे हमारे ओशंस पे। ठीक है, नेक्स्ट है रन ऑफ फ्रॉम लैंड। रन ऑफ फ्रॉम लैंड का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसमें बेसिकली मैंने समझा चुका है कि यूट्रोफिकेशन। बेसिकली रन ऑफ क्या, जो फर्टिलाइजर हैं जो लैंड से बह के रिवर्स में से होके ओशंस पे आ रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है और एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी संकट में आ रही है। तो ये रन ऑफ फ्रॉम लैंड का प्रोसेस था। यूट्रोफिकेशन की वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एटमॉस्फेरिक इनपुट की वजह से है। एटमॉस्फेरिक इनपुट की मैं बताऊं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे थे मरीन प्लांट्स, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ओशन में ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो मरीन ऑर्गेनिज्म, मरीन लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। आफ्टर दैट डंपिंग ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स। बेसिकली बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते हैं एज अ वेस्ट। अब इन वे टॉक्सिक एलिमेंट्स को कहाँ डंप करें, लैंड में कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, अंडरग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन होगा। तो ये क्या करते हैं, वेसल्स में इसको स्टोर करके मरीन में डंप करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से लैंड तो सेफ हो गया बट हमारा जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। ये हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है जहाँ भी ये डंप होगा। तो इस इशू के बारे में भी अपने को देखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बॉलिस्टिक वाटर इशू। इसके बारे में मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पोर्ट है, पोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के। तो जब गुड्स को चढ़ाया जाता है वेसल्स पर तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर उसमें आप बैलेंसिंग नहीं करोगे। तो बैलेंसिंग कैसे होती है, हम ओशन के वाटर को पहले भरते हैं एक कंटेनर में, ओशन उसको शिप वेसल्स में ही होता है, उसको भरते हैं। आफ्टर दैट हम उस पर गुड्स को चढ़ाते हैं। देन जब हमको डंप करना होता है दूसरी जगह पे, मान लीजिए कि नॉर्वे में करना है डंप, तो फिर हम वहाँ जाके उस गुड्स को डंप करते हैं और जो वो वाटर है उसको पहले क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर। तो उस वाटर के साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म साथ में आए हैं वो अब एकदम नए इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल जोन से सीधे आपका फ्रिगेट जोन में चले जाना बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को एडॉप्ट कंडीशन नहीं है और वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स जब टेम्परेट जोन में आते हैं तो वो भी ख़त्म होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बॉलिस्टिक वाटर इशू, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर। तो इस इशू को भी मरीन पॉल्यूशन के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट टार बॉल्स के बारे में है। टार बॉल्स बेसिकली क्या होता है कि कभी भी जब ऑयल स्प्लेज होता है पूरे ओशन में, तो ये जब ऑयल कोस्ट में आते हैं, ठीक है, कोस्ट में आते हैं तो पूरा का पूरा ये जब बीच में आते हैं तो ये जो ऑयल्स हैं ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में हो जाते हैं। और ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जब बीच में कोई चलता है तो बहुत स्टिकी होता है और चलने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये टार बॉल्स कुछ ऐसे बन जाते हैं। ये ऑयल स्प्लेज हुआ, ये जब बीच में आए तो ये कुछ टार बॉल्स ये हैं, इसमें चलने में बहुत कठिनाई होती है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस एरिया में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पॉल्यूशंस के बारे में था, मरीन पॉल्यूशन और आपका पूरा कोरल रीफ के बारे में। जो भी डाउट हो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और इस चैनल अपग्रेड एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।